हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसमें भी हमारा आज का पहला टॉपिक जो रहेगा दैट इज़ ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर में आपके पास क्या क्या क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। थोड़ा सा पहले और भी कंप्यूटर के बारे में बात करना चाहूँगा। बच्चे, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। तो मेक श्योर आपके पास वही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऑलवेज़ फोकस करिएगा, जो आप अपनी रूटीन लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हीं के ऊपर हर बार आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए सबसे पहले आप लोग देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की ओरिजिनेशन क्या है, कंप्यूटर वर्ड आपके पास कहाँ से आया है। एज यू नो कि आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे जानते हैं कि ओरिजिन क्या है, कंप्यूटर की ओरिजिनेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड की ओरिजिनेशन है कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है बच्चे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से वर्ड ड्राइव हुआ कैलकुलेटर, और सबसे लास्ट में कंप्यूटर। आप लोग ये बोल सकते हैं ये एक हायरार्की लाइफ साइकिल है, ये एक चैनल है। सबसे पहले वर्ड आया कंप्यूट। कंप्यूट का मीनिंग अपने आप में होता टू कैलकुलेट या फिर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से वर्ड आया कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से वर्ड आया आपके पास कंप्यूटर। ये आपके पास एक हायरार्की लाइफ साइकिल है। इसमें आपके पास क्या हुई है, कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई है। होपफुली पहले इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बारी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार वर्ड ना आगे यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर करके भी पूछ लिया जाता है। यहाँ कैलकुलेटर की बजाय जो है वर्ड कंप्यूटर भी दे दिया जाता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है। तो आप में से काफ़ियों को पता भी होगा कि जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहला जो कैलकुलेटर था उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ कोल्ड अबेकस। अब आप में से कुछ एक लोगों को पता होगा, कुछ एक को नहीं पता होगा, इसलिए हमने आपके पास यहाँ पे इमेज जो है लगा रखी है ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो पाए। ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप किसी भी चीज़ की इमेज जो है देखते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी अच्छी आपके पास होगी। ठीक है। अब अबेकस के बारे में देखते हैं। अबेकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटर कंसिडर एज अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसे क्या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। इन टाइम पीरियड ऑफ 2700 BC टू 2300 BC, BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइसिस, BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइसिस, यूज टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए बच्चों, आज की डेट में नर्सरी और प्री नर्सरी क्लासेस में इस अबेकस की हेल्प से बच्चों को कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है। बट इस अबेकस को उठा के मैं आपको दे दूं या खुद अपनी बात करूं ना, तो आप इसके ऊपर कैलकुलेशन कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा। तो थिंग इज दैट कि हमें ये चलाना ही नहीं आता, हमें ये हैंडल करना ही नहीं आता। जिस दिन हमने इसे हैंडल करना सीख लिया तो ये भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अबेकस की यही एक डिसएडवांटेज हिस्ट्री में बनी थी कि बच्चों इसे हैंडल करने के लिए कुछ स्पेशल लोगों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आपको चलाना नहीं आता है, मेरे को चलाना नहीं आता। तो जैसे हम इसे चलाना सीख लेंगे तो ये एक डिसएडवांटेज जो है रिमूव हो जाएगी। तो अबेकस के इस डिसएडवांटेज को किसने रिमूव किया, उसके ऊपर अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो बात करते हैं पेस्केलाइन कैलकुलेटर के ऊपर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेस्केलाइन कैलकुलेटर के इन्वेंटर का नाम बताइए। तो पेस्केलाइन कैलकुलेटर के जो इन्वेंटर थे उनका नाम था ब्लेज पास्कल, उनका नाम था ब्लेज पास्कल, और वो कैलकुलेटर जो था वो कुछ इस तरीके से था 1642 में। अब मैं बच्चों यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो अबेकस की डिसएडवांटेज थी, जैसे कि आपको पता है अबेकस की जो डिसएडवांटेज थी कि अबेकस को हैंडल करने के लिए ऑलवेज स्पेशल लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसको रिमूव किया आपके पास इस ब्लेज पास्कल ने। अब ये ही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, हम हर बारी उसी चीज़ को याद रखते हैं जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो, सबसे ज़्यादा क्या हो, यूनिक हो। अबेकस अपने आप में नया कंसेप्ट था, और पेस्केलाइन कैलकुलेटर जो था अपने आप में नया कॉन्सेप्ट था। क्यों नया कॉन्सेप्ट था? आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल कैलकुलेटर दे दूँ तो क्या वो मेरे को सिखाना पड़ेगा? बिल्कुल जी, आपको पता है वो मेरे को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। आप मेरे सिखाए बिना ही उसे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसका जो बेसिक आइडिया था, उसकी जो बेसिक ओरिजिनेशन थी, वो किसने दी थी आपके पास? पेस्केलाइन कैलकुलेटर ने, मतलब ब्लेज पास्कल ने। इस वजह से ये क्वेश्चन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बनता है कि पेस्केलाइन कैलकुलेटर के इन्वेंटर का नाम बताइए, तो ब्लेज पास्कल।
होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। चलें आगे, चलिए लीजिए। अब यहाँ पे आके देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में एज यू सारे के सारे बच्चों को पता है कि चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं और उनकी तस्वीर भी हम लोग आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। देखो बच्चों, फोटोज़ से क्या होता है, इमेजेस से क्या होता है कि विजुअलाइजेशन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। मेरे को लगता है आप सभी को भी इसके बारे में पता है कि विजुअलाइजेशन अगर हम किसी भी चीज़ की करें तो वो हमें कभी भी चीज़ नहीं भूलती है ना। तो चार्ल्स बेबेज क्या थे, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब पहले चार्ल्स बेबेज के बारे में ही थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। 26 दिसंबर 1791 टू 18 अक्टूबर 1871 was an English polymath, a mathematician, philosopher, inventor, and mechanical engineer. Babbage originated the concept of digital programmable computer. अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कहीं साइंटिस्ट नहीं आया है, ये क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने आपके पास फर्स्ट डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का क्या किया था, कंसेप्ट आपके पास दिया था। अब अगर चार्ल्स बेबेज के बारे में आप लोग इतना ही जान चुके हैं, तो चार्ल्स बेबेज के बारे में मैं थोड़ी और बात बता दूं कि चार्ल्स बेबेज ने हिस्ट्री में आज तक भी कोई कंप्यूटर नहीं बनाया है। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में चार्ल्स बेबेज ने कोई कंप्यूटर बनाया है, आप एक काम करिए, आपको जहाँ से भी पढ़ना अच्छा लगता है यू गो फॉर दैट। तो आप लोग एक बात पढ़ के बड़ी कॉमन पाएंगे कि आज तक हिस्ट्री में चार्ल्स बेबेज ने कभी कोई कंप्यूटर ही नहीं बनाया। तो देखो, अगर चार्ल्स बेबेज ने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया तो चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? इसके पीछे के दो कारण हैं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने हिस्ट्री में कोई दो मेन इन्वेंशन करी है जिनकी वजह से आज भी हम ये बोलते हैं चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए एक एक करके उन इन्वेंशन के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने ऐसी कौन सी दो इन्वेंशन करी थी जिनकी वजह से आज भी हम चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली इन्वेंशन है डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज की जो सबसे पहली इन्वेंशन है डिफरेंस इंजन 1822 में। अब इसके बारे में पहले हम बात करना चाहेंगे, इसका इमेज भी आप लोग देख लीजिए। अब चार्ल्स बेबेज की अगर फर्स्ट इन्वेंशन की बात करी जाए, डिफरेंस इंजन फर्स्ट क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ध्यान दीजिए, वर्ड है ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइंड बाय टेबुलेटेड पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसका कि यूज़ कहाँ पे किया जाता था, एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका कि यूज़ किया जाता था पॉलिनोमियल टेबुलेटिंग फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि चार्ल्स बेबेज क्या थे, कि मैथमेटिशियन थे। तो इनको क्या था, छोटे से छोटी कैलकुलेशन करने के लिए मैनुअली यूज़ करना पड़ता था कोई भी काम। तो उन्होंने सोचा कि 1822 में मैं कोई ऐसी इन्वेंशन क्यों ना करूं जिससे मेरा जो मैनुअल काम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और मैं अपनी सारे के सारे काम को किस में करूं, कोई सी मशीन में करूं। तो सबसे पहले इन्होंने इन्वेंशन करी थी डिफरेंस इंजन की। और डिफरेंस इंजन की जो इनकी इन्वेंशन थी, यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इनके रिजल्ट जो थे बिल्कुल सही आए, इनके रिजल्ट में कभी कोई समस्या नहीं आई। बट थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि इस मशीन में भी कुछ ना कुछ खराबी देखी गई। खराबी कुछ रिजल्ट में नहीं आई, पर क्या दिक्कत क्या हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअल में क्या होता था कि जो भी इस कैलकुलेशन मशीन के जो रिजल्ट आते थे उन्हें मैनुअली हाथों से आपको नोट डाउन करना पड़ता। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनुअली हाथों से नोट डाउन करते हैं तो ऑब्वियस है कभी ना कभी आपसे नोट डाउन करते टाइम कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। तो यहाँ पे भी यही देखा गया कि नोट डाउन करते टाइम कोई ना कोई गलती आपसे जरूर हो गई। तो जब ये गलती हुई तो चार्ल्स बेबेज ने देखा कि आगे मैं उस कैलकुलेशन का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे सारे रिजल्ट जो हैं गलत आ रहे हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने ये सोचा कि यार मेरा 50% काम तो हो ही गया है, क्योंकि मैं जितनी भी ये बात चाहता था कि कैलकुलेशन हो जाए वो कैलकुलेशन तो हुई। अब क्या हुआ कि इस वैल्यू के रिजल्ट को उठा के कहीं दूसरी जगह पे क्या करवाना है, स्टोर करवाने का काम बचा है। अब इसकी जो भी वैल्यू के रिजल्ट है इसको उठा के दूसरी जगह पे क्या करवाने का काम बचा है, स्टोर करवाने का काम बचा है। तो इनकी जो सेकंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो थी दैट इज एनालिटिकल इंजन 1837 में। अगर 1837 की हम बात करें तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री। The analytical engine was proposed mechanical general purpose computer designed by English mathematician and computer pioneer Charles Babbage. It was described in 1837
as the successor to Babbage difference engine designed for a simpler mechanical computer। अब यहाँ पे मेन जो काम हुआ वो क्या हुआ, एनालिटिकल इंजन के जितने भी रिजल्ट थे उनको डायरेक्टली उठा के यहाँ पे कहाँ पे स्टोर करवा लिया गया, एनालिटिकल इंजन के ऊपर, और बाकी जो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जाने लगे। अब बच्चों यहाँ पे जो मेन ये क्वेश्चन जो है एक और पूछा जाता है, वो ये है आपके पास, देखिए देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, अच्छा हम आगे हैं, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन क्वेश्चन की। अब एनालिटिकल इंजन के ऊपर हम लोग हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आप जैसे भी आपको बताया कि डिफरेंस इंजन के रिजल्ट को उठा के कहाँ पे, एनालिटिकल इंजन के ऊपर क्या करवा दिया गया, स्टोर करवा दिया गया। अब ध्यान देना है आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में कि इसके बारे में बता भी चुका कि जो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। अब हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं 1837 के बाद लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 इयर्स का गैप है। अगर आप लोग पढ़ के देखेंगे तो आप लोग ये बात बड़ी कॉमन पाएंगे कि हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेट 100 इयर्स तक कोई न्यू कैलकुलेटिंग डिवाइस ही नहीं है। हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेट 100 ईयर तक कोई न्यू कैलकुलेटिंग डिवाइस ही नहीं है। तो 100 ईयर बाद ये सोचा गया कि चार्ल्स बेबेज अगर इस एज पीरियड पे 1822 और 1837 में कोई ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस या कोई ऐसा कैलकुलेटिंग मशीन बना सकते हैं जिसकी हेल्प से हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है परफॉर्म हो जाए, तो आज की डेट में हम ऐसा कोई इन्वेंशन क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो इन्वेंशन थी इस वजह से चार्ल्स बेबेज को नाम क्या दिया गया, कि चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो होपफुली ये बात क्लियर है कि चार्ल्स बेबेज की इस इन्वेंशन के 100 इयर्स बाद, चार्ल्स बेबेज की इस इन्वेंशन के बाद 100 इयर्स बाद इनको नाम दिया गया है फादर ऑफ कंप्यूटर। होपफुली बात ये क्लियर हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पे अगर चार्ल्स बेबेज ये बना सकते थे तो आज की डेट में हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते। होपफुली यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कि कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सम अदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, सबसे पहले एनीएक के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एनीएक का फोटो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। एनीएक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। एनीएक के बारे में आप लोग देखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसे क्या कंसिडर किया जाता है, कंसिडर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इसे क्या है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो है कंसिडर किया जाता है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी से ये क्लियर हो जाए, इसलिए हमने ये दो बारी लिख दी है। क्योंकि एनईए एक ऐसा फुल फॉर्म है जो कि एग्जामिनेशन में कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है। हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एनईए एनईए का फुल फॉर्म आप लोगों को रट्टा लगवाने के लिए मैंने दो बार लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और इसे क्या कंसिडर किया जाता है, कंसिडर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इसे क्या कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। और ये आपके एग्जाम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूनिवेक की। तो यूनिवेक के बारे में भी पहले आप पढ़ लीजिए और इसका इमेजेस भी जो है वो देख लीजिए। तो यूनिवेक की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसे क्या कंसिडर किया जाता है, कंसिडर फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो जनरल पर्पस था और ये कमर्शियल यूज़ के लिए था। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, पहला तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसका यूजेज क्या था, तो वो अभी होपफुली आप लोगों को बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एडसेक, तो एडसेक के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। अब देखिए एडसेक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। कंसीडर फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिन्होंने फर्स्ट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या किया था, प्रोवाइड किया था। कंसीडर फर्स्ट कंप्यूटर, इसे ऐसा कंप्यूटर माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले स्टोरेज का कॉन्सेप्ट जो है आपके पास प्रोवाइड करवाया था। तो होपफुली इसकी इम्पोर्टेंस तो इसी बात से आप लोगों को लग चुकी होगी कि ये क्यों आपके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होपफुली मैं इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है जी।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब मॉडर्न कंप्यूटर के ऊपर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। अभी जो हमने पढ़ा दैट इज कोर ओरिजिन हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि उतनी बातें आप सभी को यहाँ पे जरूर आनी चाहिए थी। देखिए हिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ होती है जितना मर्जी पढ़ते जाइए वो कभी ख़त्म नहीं होता है, बट मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो एग्जाम पार्ट से ज़रूरी हैं। अब डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, ये मॉडर्न कंप्यूटर के ऊपर जैसे कि हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा from user, process the data, performing calculation and gives us output as a result। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, डेटा को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द यूज़र। मैंने क्या किया, इसे डेटा दिया, द डेटा परफॉर्म, उसके बाद क्या होती है, डेटा को परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन करता है, एंड गिव्स अस आउटपुट, और हमें क्या देती है, आउटपुट देती है, जो कि हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो आसान भाषा में हमने ये सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि हम लोग इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है समझ पाएँ। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर हुई कि डेफिनेशन क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर प्रोसेस करेगी, परफॉर्म करेगी, और कैलकुलेशन के बाद कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट जो है प्रोवाइड करवा देगी। होपफुली बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, हाउ कंप्यूटर वर्क। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग, अगर डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है तो अगला पोर्शन भी आप लोगों को अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इनपुट दी जाती है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद आउटपुट आपके पास आती है। देखिए तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, हमने इनपुट दी, इनपुट के बाद प्रोसेस हुई, और प्रोसेस के बाद आपके पास आउटपुट यहाँ पे आई। तो यही तो था आपके पास डेफिनेशन, और ऐसे ही तो कंप्यूटर क्या करता है, आपका काम करता है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए अगर ये आपको कंप्यूटर की वर्किंग क्लियर है तो फंक्शन भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले इनपुट देते हैं, प्रोसेस होती है, आउटपुट आती है, और उसके बाद क्या आती है, स्टोरेज। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बैठने के लिए क्या होगी, कोई ना कोई जगह होगी, तभी आप उन क्लासरूम में जो है जाके पढ़ेंगे ना। तो जैसे ही कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए 2+3 का फंक्शन हम लोगों ने परफॉर्म करना है, बट एवर ये कोई भी फंक्शन इफ़ यू वांट टू परफॉर्म, तो सबसे पहले क्या चाहिए, स्टोरेज एरिया चाहिए। उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए ना, तभी तो आप उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तभी तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट होती है, प्रोसेस होती है, आउटपुट और स्टोरेज। अब एक क्वेश्चन एक और यहाँ डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो बनेगी स्टोरेज। अब देखिए कंप्यूटर में इंडिविजुअल हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, इंपॉर्टेंट। इनपुट यूनिट अपने आप इंपॉर्टेंट है, अगर निकाल लूँगा तो कोई काम होगा नहीं होगा, मतलब ये यहाँ पे हर चीज़ इक्वल इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो स्टोरेज अगर नहीं होगा तो कोई भी काम आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली फंक्शन का मीनिंग आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलें। अब आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो ऑपरेशन जैसे हमने बात करा 2+3। अब 2+3 की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लस था ये क्या था, एक ऑपरेशन था। तो वो कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट आप लोग देते हैं, प्रोसेस होगी, आउटपुट होगी, स्टोरेज, और आपके पास है कंट्रोल यूनिट। अगर मैं बात करूं 2+3 का रिजल्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चों आप लोग हमेशा मेरे को बताएंगे कि 2+3 का रिजल्ट सर 5 ही आएगा। बिल्कुल जी बच्चों, आपका 2+3 का रिजल्ट 5 ही आएगा, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑलवेज 2+3 का रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में 5 क्यों आता है, बिकॉज कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो गलत क्यों नहीं देता है। तो बच्चे बोलते हैं सर कुछ कोडिंग उसकी ऐसी हुई होगी, वो मशीन है इस वजह से। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि कंप्यूटर में जो ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म करते हैं उनकी जिम्मेदारी जो होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट की। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है वो चेक करता है कि ये 2+3, इस जो प्लस ऑपरेटर आप लोगों ने लगा रखा है ये सही काम करे, जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोल यूनिट। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो इस एक पर्टिकुलर आर के लिए आपका कंट्रोल यूनिट बना हूं मैं, तो मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सही है।
रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके कंट्रोल यूनिट हैं आपके मम्मी पापा। अगर आप अपने मम्मी पापा से अलग रहते हैं तो आप अपने कंट्रोल यूनिट खुद हैं। कंप्यूटर हर भरी सही काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके ऊपर कंट्रोल यूनिट लगा होता है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस का चलेगा ऑपरेशन, अगर माइनस है तो माइनस का ऑपरेशन वहाँ पे चलेगा। जो भी ऑपरेशन होगा वो वहाँ पे क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। तो होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है ना। अब यहाँ पे बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जिसके ऊपर काफ़ी बच्चे जो हैं गड़बड़ कर देते हैं और काफ़ी बच्चों का आंसर गलत भी आता है। तो मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर के करके एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि हु इज़ कंसिडर एज टू द मॉडर्न फादर ऑफ द कंप्यूटर, या मॉडर्न फादर कंप्यूटर कौन है। तो जनरली में भी आप में से किसी को पता भी होगा। अगर मैं एक एग्जामिनर हूँ तो मैं आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये आप सभी को आता है। मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि आधों को आता होगा और 80% बच्चों को नहीं आता। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की हम बात करें तो एलन ट्यूरिंग। चलिए इनका इमेज भी देखते हैं। दैट इज द ये है रहे आपके पास एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड बाई मैनी to be the father of modern computer science. As a world known, he is the form the concept of algorithm and the computation with one of the invention of Turing machine. देखिए आपके पास जो है एलन ट्यूरिंग को ही मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन के ऊपर जो था काम किया था और ट्यूरिंग मशीन में इनकी बहुत बड़ी इन्वेंशन रही थी। ठीक है। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा और भी जाना है तो इमिटेशन गेम एक मूवी है, द इमिटेशन गेम। द इमिटेशन गेम, अगर उस मूवी को आप लोग देखेंगे तो वो जो है चार्ल्स एलन ट्यूरिंग के ऊपर ही बनी हुई है। तो उस मूवी से आप लोगों को और भी बातें जो हैं ज़्यादा क्लियर होंगी कि एलन ट्यूरिंग क्या थे, उनकी क्या इन्वेंशन थी, और उनको ही क्यों हिस्ट्री में मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन करी थी जिसके बारे में शायद ही हम सोच सकते थे। ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो अगर हम बात करें या तो आज के इस लेक्चर को फिर यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपसे आपसे उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो आज के इस लेक्चर को सुनने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइस।